तारड़ साहब, ये तो इससे अगर मैं अभी अभी मेरे जहन में आई, ये तो फिर एक इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म भी है। वैन ये फिर ये बिजनेस के इदारे बन गए, या ये इल्म की तरवीज तदरीस क्रिएशन के हैं, बल्कि ये जहनों को कंट्रोल करके ये ब्रेन वॉशिंग के इदारे बन, यानी ये गलत समझाऊं मैं या सही समझाऊं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर तालीम एक कारोबार है। आप सोच नहीं सकते, जो कि दुख का एक अफसोसनाक वाकया, एक अफसोसनाक चीज है। हेल्थ को, हॉस्पिटल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सियासत से या कारोबार से दूर होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ये यूनिवर्सिटियां जो हैं, ये पूरी एक बिजनेस एंटरप्राइज बन चुकी हैं, और ये एक अफसोसनाक बात है। यहाँ पे नए आइडियाज आप देखें तो ग्रो करते हैं, चीजें बनती हैं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में, इनकी लैब्स के अंदर। और आपने देखा होगा कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को लिया जाता है एक खास मेरिट के जरिए, इम्तिहानात के जरिए, और नए आइडियाज आप देख लें, जुकरबर्ग देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, ये सारी चीजें, गूगल देख लें, तो सारी कहीं ना कहीं ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों ने इन यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठ कर बनाई है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो एक सरापा एहतजाज है फलस्तीन के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ में एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं ये एहतजाज करते रहें, वो फंड करते रहेंगे, असला भेजते रहेंगे। अगर देखा जाए तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि डीप स्टेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये जब यहाँ 68-69 की मूवमेंट शुरू हुई थी तो तालिब इल्मों से शुरू हुई थी। ऐसे ही जैसे जब आंधी आती है तो ऊपर पत्ते हिलते हैं, इस तरह ये पत्तों की तरह तलबा को कहा जाता है। इसमें कितना पोटेंशियल है फैलने का इस तहरीक में, नीचे तक या वर्कर्स में? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी इसकी मिसाल जो आपने शुरू में कही है कि न्यूयॉर्क से निकलकर ये दूसरे वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया और टेक्सास तक जा चुकी है, मिशिगन तक जा चुकी है। और पिछले 2 दिन जो है, हालांकि मीडिया इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ये एक आग की तरह फैल चुकी है। इसके ऑप्टिक्स आ रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है। बल्कि कल भारत के मीडिया ने भी कहा है कि दूसरे लोगों को प्रीच करने, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताने वाली कौम जो है अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से अरेस्ट कर रही है। तो इस पे काफी चीजें सामने, इंटरनेशनल मीडिया पे भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन पूरे अमेरिका के अंदर ये मूवमेंट फैल चुकी है, न्यूयॉर्क से निकलकर वेस्ट कोस्ट, टेक्सास और मिशिगन। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कोई जगह बची नहीं, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, हर जगह पहुंच चुकी है। और स्टूडेंट जो है, और कई यूनिवर्सिटियां शट डाउन कर दी जा चुकी हैं, और दूसरा कई इम्तिहानात जो है उनको ऑनलाइन लेने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट इंटरप्शन, पीपल आर नाउ पेइंग टेंशन। और आपने देखा होगा कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर सारे लोग, मैं समझता हूँ, निकल के बाहर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूँ ये इंसानियत की सबसे बड़ी एक तौहीन है कि सारी दुनिया एक तरफ पर है, और एक कंट्री जो है जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही कुछ बिलियन है, वो अपनी मनमानी पे वो कर रहा है। अमेरिका की लाचारी देखें कि उसको पैसा भी अमेरिका दे रहा है, असला भी अमेरिका दे रहा है, लेकिन वो अमेरिकन लोगों की ख्वाहिशात का कोई उन्हें एहतराम नहीं। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ तारड़ साहब के, जाहिर है एक एक्यूमुलेटेड एंगर है और एक कोई ना कोई वजह बन जाती है इस तरह की तहरीकों की, मगर ये जो इकनॉमिक प्रेशर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से आवाम पर, और वो जो एक पॉलिटिकल लीड से नाराज़ भी लगते हैं लोग, ये जो तो ये उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है कि इसमें लोग शामिल हो रहे हैं इस काज में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट का निशान है, नर्वस है। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस वक्त, इस साल जो व्हाइट हाउस के अंदर इफ्तार पार्टी उन्होंने की, उसमें मुसलमानों ने शिरकत नहीं की। सिर्फ एक फलस्तीनी डॉक्टर को इनवाइट किया गया, और उसने भी, मैं कहता हूँ, बड़े कमाल अंदाज से वहां एहतजाज किया। वो गाजा से एक 12 साल बच्ची का लेटर लेकर आए थे, जो उन्होंने बाइडेन साहब के हाथ पे रखा, और खाना खाए बगैर वो बाहर निकल गए। और बाहर निकल के उन्होंने मीडिया को बताया कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सोचा जाए कि लोग इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्शन हो रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दुनिया खिलाफ है, बिलखसूस यंग वोटर्स खिलाफ हैं, मुसलमान खिलाफ हैं। और अगर इलेक्शन फेयर हुए तो जो बाइडेन साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये गाजा वार होगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेयर होगी, बॉर्डर का कंट्रोल ना होना, रेड सी का कंट्रोल ना होना, और फॉल ऑफ काबुल। ये सारी चीजें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हांट करेंगी, बिलखसूस
गाजा के अंदर जो इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है और इसको कास्ट करेगा कि जो बाइडेन साहब को इट विल कास्ट द होल इलेक्शन। अच्छा, लेकिन लगता है कि हर कीमत पे ट्रंप जो हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि किस हद तक ये कामयाब हो सकते हैं ट्रंप साहब को, और अगर रोकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी की तो उसके के बावजूद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी तो मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि मैं आई हैव बीन वर्किंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2016 से लेकर आज तक, अभी भी मैं कैंपेन में काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी तो वजह उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 90 से ज्यादा उनके ऊपर केसेस डाले गए हैं उनको रोकने के लिए। उनको फाइनेंशियली उनको ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है वकीलों के खर्चों के जरिए से। उनके मॉरल्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी फैमिली के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं और अब एक फाइनल स्टेज ऑलमोस्ट आती जा रही है। न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिमिनल केस बनाया गया है स्पेशली इस वजह से ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके, लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम उनके साथ है। इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजेंडे को सपोर्ट करती हैं। उनका स्टैंड इजराइल के ऊपर भी उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा है इस चीज को कि इस ऑपरेशन को बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन फेयर हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत को रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त पूरी एस्टेब्लिशमेंट, बराक ओबामा अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 12 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI, CIA और सारा इंस्टीट्यूशंस, तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन और सारी चीजें। लेकिन अगर इलेक्शन फेयर हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे और अगर उनको रोका गया तो कंट्री पहले ही डिवाइडेड है रेड और ब्लू में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डेंजरस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका उस हद तक नहीं जाएगा। रिपब्लिकन में भी अंदर कोई इनकी मुखालफत है या रिपब्लिकन जो है एन ब्लॉक एंड मैस इनके पीछे हैं? रिपब्लिकन देखें इस वक्त काफी हद तक इनके पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, लेकिन इसकी माजी के अंदर इसकी मिसाल मिलती है कि सारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे नहीं आती, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब फार राइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मिडल ग्राउंड वाले रिपब्लिकन जो कि जिनको हम कहते हैं कि ओपन माइंडेड या लिबरल वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहता हूँ। ये ईरान जो है वो इंडिया के साथ भी डील कर रहा है, उधर हर जगह डील कर रहा है, मगर हम पे पाबंदी है। इसको आप कैसे देखते हैं कि हमें जो है वो रोकते हैं और धमकी देते हैं पाकिस्तान को कि हमें आसानी के लिए तेल चाहिए और चीज़ें चाहिए? तारड़ साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन इस वक्त पाकिस्तान की वीक फाइनेंशियल सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। आप इस वक्त IMF से पैसे लेना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम जिस तरह भी आपका बाजू मरोड़े और मोड़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रशिया की सैंक्शंस के बावजूद भारत तेल लेता रहा है, उनको थ्रेट नहीं किया गया। इस वक्त वो खुद इजराइल को सारा असला सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ तेल ले ईरान से तो इनको एतराज है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी आपने एक इंसाइटफुल हमें दी। हम आपसे वक्त लेते रहेंगे और हमें वक्त देते रहिएगा, क्योंकि आई बिलीव द टॉप स्टोरी, क्योंकि एक बहुत बड़े मुल्क में ये कहानी वकूफ़ पजीर हो रही है।